Welcome, friends, to the second session of our Nokia series, Nokia NRS 1 series. Okay, so आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है. ओके, ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और अबाउट प्रोटोकॉल्स जो इवेंचुअली इवॉल्व हुए हैं. ओके, और उसके जनक, उसके निर्माताओं के बारे में. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. ये है पहला ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह से इंटरनेट के निर्माण के लिए, इंटरनेट बनाने के लिए इसका योगदान है, पूरा योगदान है. ओके, इसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि पहला पब्लिक स्विच कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है जिसने. इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1969 एंड फाइनली डिकमीशन्ड इन 1989. तो ये 20 साल तक के इसने जो इंटरनेट बनाने में जो योगदान दिया है, यह एकदम अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व. राइट, तो इस कहानी की शुरुआत होती है ऐसे है. DRD, डिफेंस और डिपार्टमेंट अमेरिका का जो है, उसने चूंकि 1960s के दशक में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो अ, उनकी एक सोच थी कि हमें ऐसा नेटवर्क चाहिए जो न्यूक्लियर वॉर को भी सस्टेन कर सके. जैसे अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ और कहीं किसी सिटी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आइसोलेट हो जाए, हमारा जो नेटवर्क है वो आइसोलेट हो जाए. और ये जब सोच उन्होंने पैदा करी, उस टाइम पर जो नेटवर्क हुआ करता था वो सर्किट स्विच्ड नेटवर्क, बेसिकली सर्किट स्विच के जो पुराना एग्जाम्पल है उसमें क्या होता है कि पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है और फिर उस कनेक्शन के ऊपर में आपका ट्रैफिक चलता है. तो फ्रेम रिले, ATM वगैरह, ये तो मैं कुछ 60-70s की बात बता रहा हूँ. उसके पहले कुछ अजीब तरह के सिस्टम्स हुआ करते थे जिनको हम बोलते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम, मेन फ्रेम सिस्टम. बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे. तो वो जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो सेंट्रलाइज हुआ करते थे. सेंट्रलाइज मतलब उनको एक दो कमरे के बराबर का साइज होता था उनका, काफी बड़े होते थे. ओके, और उसका एक डिपार्टमेंट, जैसे अपने घर में अलग अलग कमरे होते हैं वैसे एक डिपार्टमेंट प्रिंटिंग करता था, एक डिपार्टमेंट स्टोरेज करता था. लेकिन जो मेन फ्रेम रहता था वो ओवरऑल कंट्रोलर रहता था उसका. उसके साथ साथ वो उसी जमाने में एक और प्रॉब्लम हुआ करती थी कि सारे प्रोप्राइटरी डिवाइस हुआ करते थे. प्रोप्राइटरी डिवाइस मतलब मेरा जो, सपोज मैं एक डिवाइस का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरे डिवाइस जो है IBM है. फॉर एग्जांपल IBM हुआ करता था उस टाइम पे, तो IBM जो है वो दूसरे किसी बड़े मेन फ्रेम ऑपरेटर के साथ में बात नहीं करेगा. तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस थी. तो इसी को हटाने के बाद कुछ पहले पहले तो विजन, जिसको कहते हैं विजन, होता है कि हमें क्या 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 चीज़ चाहिए, हमें क्या क्या, हमें अपने नेटवर्किंग या हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर में हमें किस तरह के डिवाइसेस चाहिए. ओके, तो ये पहले विजन एक इन्होंने, ARPANET ने तैयार किया. राइट, फिर उस विजन के हिसाब से इंटरनेट को बनाया गया. ओके, many of the protocol used देखिए many of the protocol used by the computer network today were developed by for ARPANET and it is considered the forerunner of the modern internet. तो ये जो ARPANET है, आज के भी जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं, तो बेसिकली ये ज़्यादातर ARPANET की देन है. ऑलराइट, तो ये इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर में, जो कि मैं समराइज आपको बता देता हूँ. दी सिग्निफिकेंस ऑफ द ARPANET, तो ARPANEट का योगदान क्या था. तो ये था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके पहले, ARPANEट के आने के पहले पैकेट स्विच नहीं, सर्किट स्विच चलता था. ठीक है, तो सबसे बड़ा योगदान तो ये हुआ इसका कि पैकेट स्विच नेटवर्क का
कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक है। ये फिर चला, ये जो डिपार्टमेंट है या ये जो अम, क्या बोलना चाहिए, सोसाइटी बोलो इसको आप, या एक ग्रुप ऑफ पीपल बोल लो, जो इन्होंने बनाया था, विभाग, हमारे हिंदी में शब्द है विभाग। ये विभाग जो है 20 साल, 70 से लेकर 90 तक के अ, रहा, रहा इन द सेंस, चालू रहा और कार्य कार्य करता रहा। राइट। सो उसके बाद में इसको, इसके ऊपर में काफ़ी काफ़ी ये हो गया था कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था, उसको फिर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहा, तो इसको क्लोज कर दिया गया। फिर दूसरे विभाग को ये जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक है। तो दूसरा क्या था इसका, द सिग्निफिकेंस ऑफ ARPANET लाइज इन कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग इन जनरल। तो ARPANET का मुख्यतः योगदान कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट को बनाने में है। द पैकेट स्विचिंग, तो पैकेट स्विचिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ARPANET लेके आया। इसके पहले सर्किट स्विचिंग रहता था। तो ये ऐसे हुआ कि जैसे टेलीफोन की लाइन बिछा दी हमने, और टेलीफोन की लाइन अगर कट गई, वायर कट गई, तो वो कनेक्शन आउट हो गया। ठीक है। वो वाली जो कॉन्सेप्ट था वो बंद होके पैकेट स्विचिंग पे आ गए। उसमें कोई भी मैसेज छोटे छोटे पैकेटों में डिवाइड हो जाता है, और यदि एक जगह की केबल कट गई, तो अगर रिडंडेंसी है नेटवर्क के अंदर में, तो वो बात लेकर निकल जाएगा। राइट। तो ये उसका योगदान है। फिर क्या है, ये जो प्रोटोकॉल सूट है, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, ये ARPANET का ही योगदान है। ठीक है। तो हुआ क्या कि ये ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा पहले गवर्नमेंट एजेंसियां जो है इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर में थी। ओके। तो एक प्रोटोकॉल सूट बना जिसका नाम था, उसका नाम था OSI, ISO का, ISO का ISO का OSI रेफरेंस मॉडल। ये जो है, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो उसने ये बनाने की जरूरत क्या पड़ी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सभी अपने 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 डिवाइसेस को अपने अपने हिसाब से चलाते थे। और तो उसमें क्या दिक्कत होती थी कि इंटरऑपरेबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें हमें ऐसा नेटवर्क बनाना है, हमें ऐसी आधारशिला रखनी है कि हमारी हमारी आधारशिला ऐसी हो कि सब आपस में ऑपरेट कर सके। तो मैं थोड़ा ऊपर में कोने में बनाता हूँ। तो उन्होंने क्या बनाया, इंटरऑपरेटिबिलिटी और 7 लेयर वाला OSI मॉडल बनाया। ठीक है। आगे चल के आएगा, मैं अभी सिर्फ एक जनरल रिव्यू वो दे देता हूँ, आइडिया OSI मॉडल। तो एक आधारशिला इन्होंने रखी कि हमारा जो भी नेटवर्किंग के बिजनेस में है, जो भी वेंडर्स हैं, जो भी इसके अंदर में डेवलपमेंट करेगा, वो कुछ इस तरह से करेगा कि इसको माइंड में रख के करेगा कि फर्स्ट लेयर वाला फर्स्ट लेयर की करेगा। जैसे केबलिंग से रिलेटेड कोई डिवाइस बना रहा है, तो वो इसके स्टैंडर्ड फॉलो करेगा फर्स्ट लेयर के। उसी तरह सेकंड लेयर के, थर्ड लेयर के, सबके अलग अलग फॉलो करेगा और उस हिसाब से बनाएगा। तो क्या हुआ कि ये, चूंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है और कंस्ट्रेंट बहुत रहते हैं, वहाँ पर लिमिटेशंस बहुत रहती है, काम रुकते बहुत है और होते कम है, ऐसा जनरली हो जाता है। आज भी वैसा ही चलता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। कोई भी आप विभागों में देखोगे तो वहाँ पर फाइलें अटकती ज़्यादा है और काम कम होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखें, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़ी क्विक होती है काम करने में, सर्विस प्रोवाइड करने में। तो ऐसा ही हुआ, ये ऑलरेडी अवेलेबल था OSI रेफरेंस मॉडल, लेकिन चूंकि ये टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें कंस्ट्रेंट रहे होंगे बहुत सारे,
तो जो दूसरा प्रोटोकॉल सूट डेवलप हुआ जिसका नाम था TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, वो प्रोटोकॉल सूट जो डेवलप हुआ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा जल्दी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई। और प्राइवेट बिजनेसमैनों को, मतलब मैं ये एवोल्यूशन बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जब चीज़ें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाने लगी, इंटरनेट जैसे जैसे निर्माण होने लगा, तो ये लोगों ने इसको इस्तेमाल करने के सिवा अलावा इसका जैसा ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। हालांकि चीज़ ये वैसे भी रेफरेंस मॉडल, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर में फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक प्रोटोकॉल लेयर 3 पर, एक प्रोटोकॉल, इसका प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है। ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब गवर्नमेंट जब काम करती है, जब गवर्नमेंट के दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स और वो कोई काम करते हैं, तो उनकी सक्सेस होने की चांसेस हो कम हो चाहे ना हो, या ज़्यादा, कम कम हो या ज़्यादा हो, इट डिपेंड्स। लेकिन जो उसके अंदर में स्टेबिलिटी होती है कि वो हर एंगल से उसको सोचकर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें त्रुटियां निकालना और मतलब उसके अंदर में डिफेक्ट निकालना इस, क्योंकि उनको कॉस्ट सेविंग या टाइम कंज्यूमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जब कोई काम करता है तो उसका फर्स्ट मॉडल जो आता है वो बहुत अच्छा आता है, आपने देखा होगा। फिर बाद में उसको कॉस्ट कटिंग कर करके वो उन चीज़ों को सस्ता करने के चक्कर में उसकी क्वालिटी भी जो है थोड़ी गिरा ही देता है, राइट। तो वैसा ही हुआ कि ये क्विक इम्प्लीमेंटेशन था, लोगों ने फटाफट इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया, और चूंकि ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करने लगे तो ये वायरल हो गया TCP/IP। और पूरे संसार में पूरे संसार में TCP/IP मॉडल ज़्यादा जल्दी इंप्लीमेंट होने के कारण उसका वर्चस्व हो गया, ओके। तो उसने इन दोनों का एग्जांपल, जैसे कि ISIS जो प्रोटोकॉल है, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, IGP है ये इस मॉडल के ऊपर में बेस्ड है। और इसी का कॉम्पिटिटर है OSPF, वो इसका एग्जाम्पल है। तो 90% एंटरप्राइज, 95% एंटरप्राइज जो है वो OSPF को यूज़ करते हैं क्योंकि वो इजी टू यूज़ है, इसके बहुत सारे इंजीनियर मिल जाते हैं। ISIS का ऐसा है कि ये वहाँ की गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि ISP सारे इसी को इस्तेमाल करेंगे, तो जनरली आपको ISP में वो हैंड आउट होता है, पाया जाता है। और रियल लाइफ में आपको ISIS के इंजीनियर कम मिलेंगे, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं, लेकिन है ऐसा, कोई कंपैरिजन करेंगे तो इससे बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, लगे तो दो चार बेनिफिट इसके अंदर में ज़्यादा होंगे OSPF से। तो ये इस तरह की चीज़ होती है। तो ये TCP/IP का जो योगदान था वो भी इसी ARPANET का था। ईमेल, द ARPANET was the first network to support email which became a popular, and तो शुरुआत के दौर में जो ईमेल आया वो ARPANET के द्वारा आया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जैसे मैंने बताया आपको, इसके पहले 1960 के दशक में सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग होती थी, तो वो हटके फिर ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है वो चालू हुई। और ये चालू हुई तो रिसर्च, इसके ऊपर रिसर्च हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग तो बना दिया आपने, तो इसके अंदर में कैसे हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ करेंगे। सेंट्रलाइज में तो क्या था, एक डिवाइस था, एक सेंट्रलाइज डिवाइस था, और उसकी जो एसोसिएटेड एंटिटीज थी, उसके कंपोनेंट थे, उससे जुड़े रहते थे, और वो एक ही डिवाइस से बात करते थे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या हो गया, आपस में कंप्यूटर ने बात करना चालू कर दिया। ओवरऑल द ARPANET was a groundbreaking achievement that paved the way for the development of the internet and transformed the way we communicate today। तो कुल मिला के यही हुआ कि ARPANET जो था हमारे इंटरनेट का जनक हो गया, ठीक है। ये वही सब, इसमें भी वही कि प्रॉब्लम क्या थे और सोल्यूशन क्या थे, ठीक है। लेट 1960 मेन फ्रेम एरा, mainly mainframe were typically connected with terminal and printer, communication was between same vendor devices, ये प्रॉब्लम थी। The US defense found this as an issue since it is compatibility between different vendor were resistant achievement networking become between different mainframe। The issue gave birth to ARPANET, or it was the realization of the need of system that could share information and back each other
अब दैट ऑफ द क्रिएशन ऑफ ओरिजिनल इंटरनेट, तो वही जो मैंने आपको बताई वो बात। तो यूएस ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का बच्चा था, और इसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, और फिर इसके एक्सपेरिमेंटेशन के कारण धीरे धीरे कंप्यूटर की नेटवर्किंग विकसित हुई, और नेटवर्किंग विकसित हुई तो वो धीरे धीरे बढ़कर आपका इंटरनेट बनी। ठीक है। तो पहले वही, पहले ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर उसके बाद में ये रिसर्च बेस बनी। ठीक है। रिसर्च बेस बनने के बाद में फिर ये कमर्शियल बनी। तो जब ये एवोल्यूशन ऐसा है कि जैसे पहले हमारे यहाँ के डीआरडीओ ने इसका इस्तेमाल किया हो, उसके बाद में फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट धीरे से आपके जो दूसरी जो रिसर्च सेंटर्स है हमारे रिसर्च के, आईआईएम है और आईआईटी आईआईटी, ये लोगों ने भी इसके साथ में योगदान दिया हो। और फिर जब ये भी हुआ तो देखो, स्पीड पहले कंस्टेंट था। डीआरडीओ ने क्या, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो कम लोग इस्तेमाल करें। फिर जैसे रिसर्च वाले, रिसर्च यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ तो बतेरी यूनिवर्सिटी लाखों है आज की तारीख में, मेरे ख्याल से हजारों होंगी यूनिवर्सिटियाँ, और कॉलेज तो लाखों करोड़ों की मात्रा में। तो जब सब मिलके किसी चीज़ का डेवलपमेंट करेंगे तो उसका स्कोप जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, काफ़ी हाँ, काफ़ी इन्वेंशंस होंगे इसके अंदर में, काफ़ी डेवलपमेंट होंगे, और वो चीज़ फिर उसके भी बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे देश में करोड़ों पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, घर घर मोबाइल है आज की तारीख में, घर घर लैपटॉप है। यदि हर कोई कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करने लग जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या गति हो जाएगी उसकी। अब जब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल खत्म हुआ तो फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लेना चालू किया। उसके बाद में ये हुआ कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी, उनको लगा कि नहीं भाई, हमारे कंट्रोल की चीज़ नहीं रही, तो उन्होंने भी फिर उसको ओपन कर दिया, ओपन टू ऑल कर दिया। तो फिर तब तक के, तो फिर क्या हुआ कि पूरी वो कंट्रोल तो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन एक उसकी भूमिका बांध के कि भाई ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो तैयार करके अपना कंट्रोल छोड़ दिया। अब कंट्रोल छोड़ दिया तो जो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी तरक्की करी है वो आपके सामने ही। इंटरनेट आज से 20 साल पहले इट वाज स्केर्स, मतलब साइबर कैफे में जाके करना पड़ता था। अब तो बच्चा बच्चा जो है, 5 साल का बच्चा भी जो है मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके कंज्यूमर जो है, पहले अगर ARPANET के ज़माने में देखे तो हो सकता है कि 10,000 20,000 रहे होंगे, आज इसके बिलियंस में हैं। और इनफैक्ट मुझे टेलीकॉम की जहाँ तक जानकारी है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ ह्यूमन बींग लेस है, और मोबाइल सिस्टम एंड कंप्यूटर सिस्टम में लेंगे तो वो ज़्यादा है। हर किसी के घर में दो दो गए मान के चलिए। ठीक है। तो ये डेवलपमेंट होने के बाद में ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बाद गया, जो कि एन एन एस NSF नेट, कुछ इस तरह का नाम था उसका। ARPANET के बाद में वो आया, उसके बाद में फिर जो आया वो है आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ISPs। तो ये इवोल्यूशन ऐसे है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे चल के आपको इसकी भी हम थोड़ी डीप डेप्थ में जाएंगे। ठीक है। तो पहले मिलिट्री, फिर आ गया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ARPA बंद कर दिया, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई थी। NSF नेट करके है वो चालू हुआ, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा एंड ऑल, नासा के। और उसके बाद में जब हुआ तो नेक्स्ट जो था वो है प्राइवेटाइजेशन, बोल लो आप उसको। तो फिर कौन हो गया, इसको संभालने वाले ISP आ गए। तो ISP, फिर ISP के अंदर में भी लेवल 1 2 3 ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। तो अब जो है ISP, इनके पास में कंट्रोल होता है। ठीक है। अभी इसी को हम और आगे इनके जनक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक। तो ये जो महानुभाव है, पॉल सर जो है, ये 1960 में आपके, देखो, पॉल साहब
पहले मैं पॉल साहब की बात कर देता हूँ। पॉल साहब जो है, इनडायरेक्टली ये विजनरी है हमारे इंटरनेट के लिए। ठीक है। तो ये एक कंसल्टेंट थे, डीआर पा के। और इनके दिमाग में ये बात आई कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए, तो न्यूक्लियर वॉर अगर हो, तो अगर एक शहर तबाह हो जाए, तो वो, सपोज पहले ऐसा कुछ होता था, ये तीन जगह ऐसे कनेक्टेड थी, तो अगर यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, यहाँ बॉम्ब गिर गया, तो क्या हो जाता है, ये आइसोलेट हो जाता है, ये दोनों किसी आपस में बात नहीं कर सकते। तो ये दूसरे जो उनका विजन था वो ये था कि भाई अगर ये चला जाए, तो मेरे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में थी, और ये इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए इन दो इंजीनियरों का साथ लिया। तो विजनरी साहब तो ये हैं, लेकिन इन्होंने भी कंप्यूटिंग में टेक्निकल काम भी किया। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है ये इन्हीं के नाम पे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी के कंप्यूटिंग की जनक है। बट इंटरनेट का निर्माण जो है इन दो भाइयों ने, इन दो मित्रों ने, इन दो डॉक्टर साहबों ने किया, रॉबर्ट कान और बेंटन। क्या होता है कि जो हमारी सारी प्रॉब्लम थी, वो सारी प्रॉब्लम इनको पता चली। तो इन्होंने ये सोचा कि इसको हम चेंज करते हैं कुछ। और इन्होंने बेस बेस जो लिया है, इस टाइम इनके टाइम पर एनसीपी प्रोटोकॉल चलता था। ठीक है। वो भी एक अच्छा प्रोटोकॉल था ईमेल सिस्टम के लिए, ईमेल पहुंचाने के लिए। ठीक, गुड इनफ था, काम चल जाता था। तो पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ इन्होंने क्या किया, जो मैंने लिख के रखा था। ये जानकारी रीड कर देता हूँ। डॉक्टर खान एंड डॉक्टर विंस्टन presented the first version of a new protocol at the meeting of IN इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी मीटिंग में 1973 में इन्होंने एक प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी, जिसका नाम इन्होंने रखा टीसीपी। और ये जो जानकारी दी, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में बताया हुआ है कि आप जानते हैं कि ये, इस प्रोटोकॉल ने पूरा इतिहास चेंज कर दिया। फिर आने वाले, जैसे बोलते हैं ना मूवी के अंदर, आने वाले समय में यही छोटा बच्चा इस संसार का राजा बनेगा, समथिंग लाइक दैट। तो 1973 में जो हुआ उसका इम्पैक्ट ये है कि हम 2023 के अंदर में इस जगह पहुंच गया। इंटरनेट ही इंटरनेट है। ठीक है। द ओरिजिनल टीसीपी इंक्लूड द एड्रेसिंग एंड अदर फंक्शन ऑफ द आईपी प्रोटोकॉल, हेंस द original protocol was known simply as TCP. The IP protocol is an important part of the TCP/IP protocol stack and will be discussed in Chapter 5. After more work and discussion on the protocol, Khan and Sir decided in 1970 to split TCP into two discrete protocols, one called TCP and one called the Internet Protocol. तो ये जो है बनाया इन्होंने टीसीपी थी। फिर इनको लगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो इन्होंने कुछ समय बाद इस 73 में आधारशिला जो रखी थी, सिर्फ टीसीपी की रखी थी। बाद में 78 में इन्होंने इसको ब्रेक करके दो प्रोटोकॉल के अंदर बांट दिया, जो कि एक प्रोटोकॉल हो गया लेयर 3 पर, जो कि विच विच इज एंगेज्ड, विच इज यूज्ड ओनली फॉर एड्रेसिंग मैकेनिज्म। फॉर एड्रेसिंग का सारा कार्यभार जो है वो आईपी पर डाल दिया गया, और रिलायबिलिटी और नॉन रिलायबिलिटी का भार जो है वो प्रोटोकॉल, वो स्टैक के ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया गया। और फिर जो इन्वेंशन हुई वो आपके सामने है। ठीक है। तो ये है, ओके। अब ये है अलोहा नेट। तो ये इन्हीं दोनों का के एक्सपेरिमेंटों के बारे में। तो इनको जो कार्य दिया गया था वो, their model was an internetworking of ARPANET with AlohaNet and satellite network SatNet। तो इस इनके पास में, इनको एक
दो अलग नेटवर्कों को आपस में दो अलग नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाने का काम दिया था। और एक था सैटेलाइट नेटवर्क और एक था आपका अलोहा नेट। तो ये दोनों अलग अलग नेटवर्कों ने आपस में बात करी। और जब बात करी तो फिर एक वन फाइन डे इनका जो प्रोटोकॉल है वो पूरे यूएस के अंदर में फ्लैग डे के हिसाब से मतलब एक ही दिन माइग्रेट कर दिया गया। उसके पहले जो प्रोटोकॉल चलता था वो प्रोटोकॉल था आपका एनसीपी प्रोटोकॉल, जो कि उस टाइम के हिसाब से सही काम करता था। एनसीपी provided connection and flow control between different processes running on the different computer on ARPANET. Applications such as email and file transfer were built to use NCP to send the required information and receive response from the other system. While NCP provides many necessary features and was a good first step, it was not resilient enough. तो क्या प्रॉब्लम थी इसकी? काम तो ये कर दे रहा था, ईमेल और ईमेल पहुंचा इफिशिएंटली पहुंचा दे रहा था, लेकिन क्या था इसमें? रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम थी। ठीक है, कि ये अगर इसका मेन पार्ट जो है अगर वो टूट गया तो ये फिर इसके जो जो उस जमाने के पैकेट थे, या उस जमाने की जो पैकेट टर्मिनोलॉजी हालांकि नहीं यूज करेंगे हम इसे, तो जो भी सर्किट पे जो डेटा जाता था उसको पहुंचाने में सक्षम था। और खास तौर पे कब ज़्यादा सक्षम था? जब दो प्रकार की लिंकेज जो है या डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक इन्वॉल्व हो तो फिर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। थिंकिंग ऑफ द स्टैटिक दैट इज समटाइम एनकाउंटर व्हेन लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो एंड इमेज डेटा पैकेट एनकाउंटर सिमिलर इंटरफेस। तो क्या होता है, रेडियो के आस पड़ोस में अगर कोई दूसरी रेडियो फ्रिक्वेंसी आ गई और आप गाना सुन रहे हो या आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो, तो उसमें जो खड़खड़ाहट आती है, जो डिस्टर्बशन आता है, वो ये हैंडल नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसी का काउंटर जो बनाया, फिर बनाया टीसीपी, जिसके अंदर में मैकेनिज्म है कि वो जो ड्रॉप पैकेट है उसको वापस से कॉल कर ले। ठीक है, तो वो वाला जो प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल ने इट टुक ओवर द वर्ल्ड। तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल जो इन्होंने बनाया ये आ गया मेन। उससे बेहतर इसमें क्या था वो मैंने हाईलाइट किया हुआ। इन ऑर्डर टू एलिवेट दिस प्रॉब्लम, Khan undertook the development of a new host-to-host protocol. The new protocol would support global addressing. तो ग्लोबल एड्रेसिंग तो सपोर्ट करता ही करता था वो। अच्छा, वो ग्लोबल एनसीपी ग्लोबल एड्रेसिंग नहीं सपोर्ट करता था। मतलब इट वाज लाइक आप इंदौर शहर में हो और सिर्फ इंदौर शहर के अंदर ही काम कर सकते हो, इंदौर शहर में ही इंफॉर्मेशन दे सकते हो। आप दिल्ली शहर के अंदर भी नहीं दे सकते, या आप गुड़गांव के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। दूसरा जो उसका ड्रॉबैक इसमें सॉल्व किया वो था रिकवरिंग ऑफ लॉस्ट पैकेट। तो अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो उसको ये रिकवर करने में सक्षम था। कोई बड़ा पैकेट अगर है, कोई बड़ा पैकेट आ रहा है तो एनसीपी जो है वो इट इट वाज नॉट कैपेबल ऑफ फ्रैगमेंटिंग इट। उसको वो टुकड़ों में करके नहीं भिजवा सकता था, बेसिकली वो ड्रॉप कर देता था। ठीक है, तो ये भी एक इसमें एडेड फीचर था कि वो फ्रैगमेंट करके जब दूसरे होस्ट के पास पहुंचाएगा तो वहाँ रीअसेंबल भी कर सकता है उसको। तो छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बांट देगा मैसेज को, और फिर जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद वो उसको रीअसेंबल कर लेगा और वही मैसेज क्रिएट हो जाएगा जो आपने भेजा था। और एंड टू एंड चेकसम भी इसके साथ में था, जो कि जो मटेरियल पहुंचा है उसकी वैलिडिटी करने की यही वही मैसेज है जो वहां से निकला था। फॉर एग्जाम्पल, आपने संतरे का एक डिब्बा नागपुर से भिजवाया इंदौर के लिए, और इंदौर में लेने वाले ने संतरे के डिब्बे को खोला, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके अंदर कितने संतरे थे। तो वो तो ड्रॉप हो गया। लेकिन इसी के साथ में जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो अगर एक चिट्ठी डाल देगा इसके अंदर में कि इसके अंदर में 100
संतरे हैं, तो इधर का जो पढ़ा लिखा आदमी है वो उसको पढ़ने के बाद में फाइंड आउट करेगा दिस स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये चिट्ठी इतना काम करेगी कि 100 निकले थे उधर से तो यहाँ पर 100 है, वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। और भी जो दूसरे फीचर है जैसे कि फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब क्या होता है? फ्लो कंट्रोल मतलब होता है कि पानी पानी का एग्जांपल लेते हैं। पानी अगर मोटे पाइप से आ रहा है और उसका अदर एंड जो है वो पतला पाइप है, तो क्या होगा? उसकी कैपेसिटी है 10 इंच के पाइप को लगा दिया आपने सामने की तरफ में 1 इंच के पाइप के साथ में, तो वो 10 इंच के बराबर का फ्लो नहीं बना सकता। राइट। तो इस केस में क्या होगा? जो रिसीवर है उसके पास में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई साहब थोड़ा स्लो, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो कंट्रोल। तो ये भी इसके अंदर में टीसीपी के अंदर में था। ठीक है। तो आगे क्या है? ही आस्क्ड सर who was by this time a professor at Stanford University to help with the protocol development because he has experience with design of एनसीपी। तो खान ने सर्व की हेल्प मांगी। ओके। टू solicit the widest possibility of input from the project. Sir ran a series of seminars at Stanford for students and visitors to discuss. The outcome of the effort was a protocol whose success exceeded anything in the designer could possibly have envisioned. Cerf and Khan presented this first version of the new protocol at the meeting of the INWC at Sussex University in the United Kingdom in September 1973. They called it a transmission control protocol, and the rest, as the saying goes, is a history. तो खान ने सर्फ की हेल्प ली क्योंकि सर्फ जो था वो एनसीपी का जानकार था, एनसीपी प्रोटोकॉल का, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल का जानकार था। फिर उसकी जो त्रुटियां थी, उसकी जो बुराइयां थी वो उन्होंने ठीक करी और इसको 1973 में डिलीवर किया यूनाइटेड किंगडम में सितंबर में। और फिर आप जानते ही हैं कि क्या इतिहास, ये इतिहास बन गया। ओके। TCP IP host to host and network to network. After more work and discussion on the protocol, Khan and Ceph decided in 1978 to split TCP into two discrete protocol, one called TCP and one called the Internet Protocol. तो पहले तो एक ही प्रोटोकॉल बनाया था उन्होंने, बाद में इसको डिसाइड किया क्योंकि एक स्टेक में कुछ ज़्यादा काम हो जाता, वजन ज़्यादा पड़ता था। तो क्या किया, एड्रेसिंग मैकेनिज्म यहाँ डाल दिया। तो ग्लोबल एड्रेसिंग जो है वो सारी इसका हिस्सा हो गई है और रिलायबिलिटी जो है इसका हिस्सा है। रिलायबिलिटी या नॉन रिलायबिलिटी दोनों ऑप्शन। टीसीपी हो गया रिलायबल प्रोटोकॉल उसी के अंदर में, और इसी का जो ब्रदर बना लेयर 4 पर यूडीपी, वो इसका मतलब मिरर इमेज बोलना तो गलत होगा, ऑपोजिट इमेज। ये अगर रिलायबल है तो ये उतना ही अनरिलायबल है, ये अगर ये स्लो है तो ये फास्ट है, ऐसा। और आगे चल के ऐसा हुआ मतलब। ठीक है। वॉर रूम टू बोर्ड रूम, तो ये फिर वही कहानी जो मैंने आपको पहले सुनाई कि 1980 में फिर ये सक्सेसफुल हो गया। तो एक ही दिन इन्होंने एनसीपी को हटाकर आरपानेट को ला दिया। ठीक है। और उसके बाद में आरपानेट जब बंद हुआ in 1995, इसकी यूजफुलनेस खत्म हो गया आरपानेट की, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने इसका कार्यभार संभाला। ठीक है। और इसने ये उस वक्त विदा हो गए, ये इसके ऑनर हो गए। इंटरनेट के इसकी डेवलपमेंट की सारी जिम्मेदारी इन्होंने ले ली। फिर बोर्ड वार रूम से बोर्ड रूम तक तो पहुंच गई थी बात। अब इसके बाद भी 1990 आया जब एएसएफ नेट ने सोचे कि नहीं भाई, अब इसको और ओपन कर देते हैं। तो फिर 10 बड़े लेवल 1 लेवल 3, जैसे कि एग्जांपल AT&T एंड ये सब लोग हैं, ये इंटरनेट के जनक हो गए। ठीक है। तो ये सब है, ऐसे इंटरनेट बना। ठीक है। अब डिफरेंट बिटवीन इंटरनेट प्रोवाइडर एंड
कंटेंट प्रोवाइडर। तो इंटरनेट प्रोवाइडर और कंटेंट प्रोवाइडर में डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। इंटरनेट प्रोवाइडर जो होता है ये हो गया आपका आपकी जानकारी को इधर से उधर पहुंचाने वाला, मतलब ये हो गया आपका पोस्टमैन। तो ये होता है इंटरनेट प्रोवाइडर। ये इंटरनेट प्रोवाइडर लेकिन कंटेंट प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट प्रोवाइडर और कंटेंट प्रोवाइडर भी इंटरनेट प्रोवाइडर हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये दोनों अपना रोल चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे समझदारी के लिए हमको जो समझना है उसके हिसाब से इंटरनेट प्रोवाइडर किसको कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एयरटेल, रिलायंस, ठीक है, एयरटेल, रिलायंस, टाटा। और जब 2G स्कैम नहीं हुआ था तब काफ़ी सारे लाइक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनने वाले थे, बट वो भी इतिहास है। फिर 2G स्कैम हो गया, उसके बाद में काफ़ी सारे नए ऑपरेटर और वेंडर्स काफ़ी मात्राओं में उन्होंने देश छोड़ दिया। अगर इंटरनेशनल मार्केट के वेंडरों की बात करें या उनके लोगों की, तो ऑपरेटर में कभी काफ़ी सारे ऑपरेटर बर्बाद हो गए इसके अंदर में, ठीक है। अदरवाइज हमारे हमारे कंट्री के अंदर में और ज़्यादा नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर होते थे। तो सबसे पहले जो थे वो सीफी, जो है सीफी, सीफी है। और कोई छोटे छोटे ऑपरेटर बहुत सारे 1995 के आसपास में आए थे, जिसमें के सीफी तो बहुत बड़ा ऑपरेटर है, श्योरविन और ऐसे बहुत सारे नाम के थे। तो अब सारे कंसोलिडेटेड होकर बड़े बड़े ऑपरेटर बच गए और छोटे वाले चल रहे हैं कहीं कहीं पर, जो आपके शहरों में होंगे, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं केबल वायर से या फाइबर ऑप्टिक से। तो मैंने लेके रखा है इनफ्लेक्स करके कुछ है। ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो गए। अब कंटेंट प्रोवाइडर कौन से होते हैं? कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं जैसे कि गूगल, यूट्यूब वाले, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो जिन लोगों के पास में डेटा सेंटर है और उनके पास में सामान है कुछ देने के लिए, तो वो हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूटर, समझ रहे हो। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या, वो डिलीवरी बॉय हो गए। और कंटेंट प्रोवाइडर कौन हो गए? डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, जिनके स्टॉक में उनके पास डेटा सेंटर है और उनके पास में कंटेंट पड़ा हुआ है, यूट्यूब वाला, गूगल वाले, इनके ये हो गए कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आईएसपी। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न आईएसपी में तो डिफरेंस क्या है? आपको पहले जैसे हमने शुरू से समझ में आया कि शुरुआत जो थी उसमें सर्किट स्विच चल रहा था। सर्किट स्विच की जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी छोटी थी, 56 kbps, 1 Mbps। तो ये 2000 आते आते लोगों के पास में आई, 2000 के आसपास, हाँ। जब भी 1995, 97, 98 में जब रिलायंस, नहीं सॉरी, 2000 में रिलायंस ने हमारे यहाँ पर मोबाइल जब वो करें, तब तक भी kbps में आपको स्पीड मिलती थी 2G के अंदर में, ठीक है। तो उसके पहले लीज लाइन वगैरह जो थी उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी, मॉडेम पे आपको यूज़ करना पड़ता था। 1995, 1994 के आसपास, तो मेरी जानकारी मतलब मैंने भी देखा है उसके बाद, उस समय के आसपास तो उसमें मॉडेम चलता था और पी 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 ऐसा करके आवाज़ करते थे। कई सारे उसमें लाइट होते थे, छोटे छोटे एलईडी होते थे, ठीक है। और उसको आपको पहले कनेक्ट करना पड़ता था, डायल करना पड़ता, आईएसडी से, आईएसडी नंबर से, या अ, उनके नंबर हुआ करते, तो वो नंबर डायल करने के बाद में वो कनेक्ट होता था कि वो ऐसी आवाज़ें करता था जैसे आप पुराने प्रिंटर की भी आवाज़ सुनी होती, पी 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 पी, इस तरह। तो वो जब कनेक्ट हो जाता था सर्विस प्रोवाइडर से, उस टाइम में की सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो 50 kbps, 15 kbps, 20 kbps की रफ्तार आपको दे देता। और फिर उसके हेवी चार्जेस होते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, मतलब आज के ज़माने के 500 1000 रुपये, और 1990s के 1500 रुपये, इतने आपके बिल आ जाते हैं। तो ये उसको फिर वही कंपनी ही अफोर्ड कर पाती थी। तो हम उस टाइम पे वो थे, इंजीनियर थे, मॉडेम को, कंप्यूटर को, प्रिंटर को ठीक भी करने वाला, तो हम वहाँ जाते थे और हम उसको देखते थे कि अरे वाह, ये तो कमाल की चीज़ है। तो इंटरनेट उसके ऊपर चला करता था,
थोड़ी थोड़ी वेबसाइटें खोलते थे, छोटी धीरे धीरे खुलती थी वो। तो इस तरह से चीजें थी, तो वो ट्रेडिशनल थे वो। ये तो रिलेटिव, वैसे भी टर्म है रिलेटिव, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो आज की तारीख में हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसको हम बेचते हैं मॉडर्न बोल के, लेकिन हम 10 साल बाद उसकी बात करेंगे तो वो ट्रेडिशनल पुराना हो जाएगा, राइट। तो जो 50 के 26 के पीपीएस वाले जो आईएसपी प्रोवाइडर थे वो थोड़े अलग थे। हालांकि वही उन्होंने ही अगर ग्रोथ कर लिया तो वही आज सीपी का एग्जांपल ले लो, तो सीपी उस जमाने में मॉडेम के ऊपर में भी इंटरनेट देता था, और आज पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो मॉडर्न वाले जो है, उस टाइम का जो स्कोप था वो था आपके ईमेल पहुंचाना, तो वो वाले को हम ट्रेडिशनल बोल रहे हैं। और जो आज के हैं उसके पास में स्कोप स्कोप हो गया कि इंटरनेट से वॉइस चलाना, वीडियो चलाना, टीवी चलाना, सब कुछ चलाना। तो इसको कैपेसिटी की ज़रूरत, क्वालिटी ऑफ सर्विस की ज़रूरत, हर चीज़ की अलग अलग ज़रूरत है। इसलिए ये आपका मॉडर्न आईएसपी है, ठीक है। ये अच्छा, अब हमारे मॉडर्न वाले भी जो है वो तीन अलग अलग टेयर में, तो तीन अलग अलग टेयर में क्यों, हायरार्की ऐसी होगी इसकी कि लेवल 1 है ना, उसके नीचे आएंगे लेवल 2 और टीयर 2, और इसके नीचे आ जाएंगे टीयर 3, ठीक। ये इसका भी कोई ऐसा ये नहीं है कि स्ट्रिक्ट रूल है। स्ट्रिक्ट रूल अगर है तो इन लोगों का ज़्यादा है, लेवल 1 वालों को, कि उसके अंदर में ये 10 ही मेन जो सर्विस प्रोवाइडर है, AT&T, ग्लोबल क्रॉसिंग, AT&T, और NTT, लेवल 3 भी एक है इसमें, आई थिंक। पहले टेलीग्लोब जो था वो भी 10 में आने लगा है, ओके। टेलीग्लोब या टाटा टाटा कम्युनिकेशन जिसे बोल लो आप। तो ये भी एक फ्लैग टेलीकॉम था, तो रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो, हालांकि वो केबल लैंडिंग सिस्टम्स थे, बेसिकली पॉप प्रोवाइडर और केबल लैंडिंग सिस्टम्स, बट वो भी अपने आप को लेवल 3 लेवल 1 बोलने लगे, ठीक है। अब लेवल 1 क्या है, ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर हो गया पूरे संसार के, ये 10 लोग जो है, ये पूरे संसार में इनकी रीच, जैसे हमारा BSNL की रीच हिंदुस्तान के अंदर में फोन के मार्केट के हिसाब से सबसे अच्छी हुआ करती थी, और आज भी है। हर गांव में उसकी लिंक पहुंची हुई है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है फोन के संदर्भ में, वो भारत देश का सबसे बड़ा ऑपरेटर हो गया, लेवल 1 बोलेंगे इसको, राइट। उसी प्रकार जो लेवल 1 है उसकी रीच पूरे वर्ल्ड में, मतलब उसका स्कोप क्या है, स्कोप है वर्ल्ड की। वो अगर आप उसको पैसे दोगे तो वो आपको चाइना में भी इंटरनेट दे सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी दे सकता है, अमेरिका में भी दे सकता है, और रशिया में भी दे सकता है। तो ऐसे वाले ऑपरेटर को हम बोलते हैं लेवल 1। लेवल 2 जो है वो थोड़े इंटरमीडिएट छोटे हो जाते हैं। हो सकता है कि उनके पास में 2 कंट्री 3 कंट्री की रीच हो, जैसे कि हमारा एयरटेल का है। एयरटेल ने केबल लैंडिंग सिस्टम बनाया भारत में, उसको उससे फिर सिंगापुर वगैरह कहाँ कहाँ उसने लिंक को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके पास में अब इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो 4 कंट्री की रीच है उसके पास में। ऐसे ही रिलायंस के पास में भी केबल लैंडिंग स्टेशन है, फ्लैग टेलीकॉम खरीद के उसके पास भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं। तो लेकिन हालांकि वो भी इंटरनली दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट या सब हेडिंग है कि रिलायंस ग्लोबल और रिलायंस इंडिया, वो भी दोनों अलग अलग है। अब रिलायंस इंडिया जो है वो है यहाँ का लेवल 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंपनी एक ही है, मालिक भी एक ही है, शेयर होल्डर भी एक ही है, लेकिन जो उसका ग्लोबल बिजनेस है, जिसको रिलायंस ग्लोबल बोलते हैं, वो फ्लैग टेलीकॉम को परचेस करके पूरे संसार में उसके पास में रीचेबिलिटी है, तो वो उस नज़रिए से लेवल 1 है। और चूंकि इंडिया में भी उसके पूरे ऑपरेटर है तो वो लेवल 3 भी है।
और लेवल 2 भी है, हर शहर में भी है। तो कुछ इस तरह से है। तो ये हो गया लेवल 1, लेवल 2, या टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 आपका सर्विस प्रोवाइडर। अब इसकी टीयर 3 का क्या है कि टीयर 3 या तो वो लेवल 1 या लेवल 2 से हेल्प लेगा, और लेवल 2 जो है वो लेवल 1 से हेल्प लेगा कभी अगर उसे अपने स्कोप से बाहर किसी को सर्विस प्रोवाइड करनी हो। तो ये इस तरह का टर्म है। ठीक है। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या चीजें हैं? डीएनएस। और डीएनएस एक कॉन्सेप्ट होता है। डीएनएस ये जो हमारे पॉल सर थे, ये रिस्पॉन्सिबल थे डीएनएस सिस्टम के। तो डीएनएस सिस्टम तो पहले मैं डीएनएस बता इसलिए रहा हूँ, इस स्लाइड पे नहीं है, पर मैं डीएनएस इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको आईपी एड्रेसिंग का महत्व बता पाऊँ। आप क्या लिखते हो? google.com। google.com जो है ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। कंप्यूटर जो है या कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो google.com नहीं समझते हैं डायरेक्ट। उनको समझ में आता है बाइनरी। उनको क्या समझ में आता है? 0 या 1। उनको ये नहीं समझ में आता है। इसको समझने के लिए वो 0 और 1 का इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो डीएनएस जो है, ये डीएनएस इंसान के लिए किसी वेबसाइट को खोलने का एक माध्यम। google.com डाला हमने, उसका एनएस लुकअप अगर आप करोगे तो एक आईपी एड्रेस देगा। ठीक है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, मैं करके दिखाता हूँ इसको। रन पे गए हम और सीएमडी चलाया हमने। सीएमडी। राइट, और मैं शेयरिंग चेंज करता हूँ, न्यू शेयर। सीएमडी सीएमडी ये रहा। मैं करता हूँ एक कमांड चलाता हूँ। क्या है? एनएस लुकअप google.com। क्या है? जो मैंने कमांड चलाया उसका क्या हुआ? उसने मुझे ये एड्रेस दिया। क्या दिया? 205 ये वाला। ठीक है। और IPv6 में ये वाला एड्रेस दिया। राइट। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर गूगल का पता पूछा, तो मुझे क्या आया? आईपी एड्रेस आया। ठीक है। क्यों आया? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आईपी एड्रेस ही समझते हैं। उनको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं पता। ओके। तो ये है मेरा इस चीज को बताने का रीजन। अब आईपी एड्रेस जो है हमारे आईपी, और जो भी हमने रिसर्चर आर्पानेट से समझा सीखा, एड्रेसिंग तो आईपी पे होगी। तो वो आईपी किसी न किसी तरह से सभी को देने पड़ेंगे। ठीक है। क्यों देने पड़ेंगे सभी को? तभी तो वो यूज कर पाएंगे उसको। नहीं। तो आईपी एड्रेस क्या होते हैं? वो होते हैं 4 ब्लॉक ऑफ एड्रेस। तो कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। एक्स 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 एक्स। ये सब, ये पूरे डिटेल में हम कभी आगे चल के दूसरे लेसन के अंदर समझेंगे। ठीक है। तो ये भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक मेन नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा ऐसा और भी ज्यादा जो बड़ा नंबर बनेगा वो कुछ करोड़ों में, अरबों में। अब उसको तो अगर ह्यूमन को याद रखना तो वो नहीं रख पाएगा। लेकिन मैं आपको कहूँ कि मैं आपको आईपी एड्रेस देता हूँ 10.10.10.10। इसका जब आप बाइनरी का डेसिमल कन्वर्ट करोगे ना, 10.10.10, तो एक कोई नंबर आएगा ऐसे बड़ी रेंज के अंदर। ठीक है। वो तो याद नहीं रख सकते, लेकिन आप ये ज़्यादा इजीली याद रख पाओगे 10.10. तो इसके लिए ये
चार उसमें बांटा गया होगा, ठीक है। अब ये इसमें भी आते हैं पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस। पब्लिक और प्राइवेट, तो प्राइवेट वाले जो है वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैन एनवायरनमेंट को दे सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं दे सकते हो, ठीक है। बाकी आप कुछ नहीं दे सकते हो। मतलब ये जो एड्रेसेस है, जैसे कि मैंने प्राइवेट आईपी एड्रेस ही बताया बताया, ठीक है। और जो गूगल का आया था वो पब्लिक एड्रेस था, 203 वाली सीरीज का। तो ये वाला बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ये अगर बाहर जाएगा आपके लिए, एंटरप्राइज से बाहर अगर जाएगा, तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं, ये बाहर जाएगा नहीं और बाहर इसको कोई समझेगा ही नहीं, ठीक है। अगर इस कंप्यूटर को ये किसी कंप्यूटर को अगर दिया है अपनी आईपी, इसको बाहर के कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, तो ये चेंज होके जाएगा 203 की सीरीज में, 201 की सीरीज में, कोई सी भी पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस जो है, इट इज असाइंड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी रीजन, और ये रीजनों के नाम है, ये दे देते हैं वहाँ के लोकल आईएसपी को, और लोकल आईएसपी फिर उसको और छोटे ब्लॉकों में बना के बांटता है या बेचता है, राइट। तो यह है रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, इनको बोलते हैं। और इनकी सर्व ऑर्गेनाइजेशन के नाम है एरिन, जो कि अमेरिका में बांटती है। इसके पास में ब्लॉक कौन से पड़े हुए हैं, 96 का /8, 99 का /8, 204 का 9/8, और तो ये स्लैश ये 32 होते हैं। ये जो होते हैं 32 होते हैं। चार 8 8 के निबल्स, दो निबल्स होते हैं इसके अंदर में, या 8 बिट होते हैं। 8 चौक 32। 32 बिट में जो भी लिखा आएगा, 32 बिट बाइनरी के अंदर में जितने भी आईपी एड्रेस आएंगे वो इसके अंदर में होते हैं। उसमें के ये वाला जो ब्लॉक है, 8 का ब्लॉक, वो इनके पास में है। और फिर ये किसी आईएसपी को भेज देते हैं, फिर वो 8 को 16 में बांट देते हैं, 16 को फिर अपने छोटे वाले आईएसपी को देने के लिए 16 के 16 को 24 में बांट देते हैं। आईएसपी के पास जब आता है तो अपने यूजर को देने के लिए वो 24 को और कम में बांट देगा, ठीक है। या फिर वो नैट या पैट का इस्तेमाल करके उस यूसी को उन्हीं उन्हीं आईपी एड्रेस को घुमाकर अपना बिजनेस करेगा, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका के लिए LACNIC है। RIPNNC ये यूरोप के लिए है। अफ्रीका के लिए एमनिक या फिर एफरानिक, ये दोनों नाम से पुकारा जाता है। और हमारे एशिया के लिए एफ्रिक। तो ये वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो आईपी एड्रेस आपके लोकल लोगों को देता है, ठीक है। इनके नाम, अफ्रीका, पोर्शन ऑफ द इंडियन ओशन, पोर्शन ऑफ द एशिया, पोर्शन ऑफ द ओशियन, कनाडा, रेन अमेरिका, लैक्निक लैटिन अमेरिका, पोर्शन ऑफ द कैरेबियन, रिप एन एनसीसी, यूरोप, द मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। अब प्रोटोकॉल लेयरिंग के फायदे क्या है, द डिवीजन ऑफ, अभी आपको मैंने जो बताया था ना कि हमने प्रोटोकॉल को, इन छोटे से बक्से में क्यों बांटा। ओएसआई मॉडल ने 7 में बांटा, और TCP/IP ने 4 में बांटा, ठीक है। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ट्रिपल शूटिंग का ये एक सबसे वेल, आई मीन अनुभव के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, कोई भी चीज को ट्रबल शूट करने के लिए, या हिंदी में कहेंगे हम उसको, किसी भी परेशानी को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, किसी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सबसे आसान तरीका है कि उससे पहले पीस बाय पीस देखो, ठीक है। तो ये इससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता कभी। बड़े प्रॉब्लम को, बड़े बड़े इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है।
तो ये है द डिवीजन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड सर्विस इनटू लेयर नॉट ओनली हेल्प सिंप्लीफाई नेटवर्क प्रोटोकॉल बाय ब्रेकिंग देम इनटू smaller, more manageable unit, but also offer flexibility. By dividing by dividing protocol into layers, protocol can be designed for interoperability. तो ये इसके फायदे हैं। एक फायदा तो मैंने बताया, दूसरा क्या, इंटरऑपरेटिबिलिटी डिजाइन। तो अभी 7 लेयर में बैठा है, तो जो केबल बनाता है उसके स्टैंडर्ड यहाँ रख दे। ये स्टैंडर्ड, सपोज मैंने कहा कि माइक्रोवेव का मैं कोई हूँ, माइक्रोवेव के मेरे पास में कोई इक्विपमेंट है जो मैं बनाता हूँ, तो यहाँ पर उसके एक स्टैंडर्ड दे दिया कि माइक्रोवेव भाई इस फला फला फ्रीक्वेंसी पे चलना चाहिए, और इसकी इतनी लिमिटेशन होनी चाहिए, इतनी दूरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, एक्स वाई जेड। अगर आप बना सकते हो तो बना लो। ये आपने स्टैंडर्ड फ्लोट कर दिए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, सब ने पढ़ लिया इसको। अब वो कैसे करना चाहते हैं, क्या इक्विपमेंट लेके बनाना चाहते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम। लेकिन आपने बोल दिया कि मुझे, अगर आपको मार्केट में माइक्रोवेव के इक्विपमेंट बेचने हैं तो उसने इन सब स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। यदि सारे डेवलपर इसको फॉलो करते हैं तो वो उनका डिवाइस देखने में कुछ अलग हो सकता है, किसी का नीला हो सकता है, किसी का हरा हो सकता है, किसी का वाइट हो सकता है, किसी का चौकोट हो सकता है, किसी का गोल हो सकता है, किसी ने कोई अलग मेटल यूज किया है, किसी ने कोई अलग मेटल यूज किया है, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी जब देने पे आएगा, वो फ्रीक्वेंसी जो देगा वो स्टैंडर्ड देगा। चूंकि वो स्टैंडर्ड दे रहा है, तो इसके ऊपर जो डिवाइस बनाता है, नेटवर्किंग डिवाइस बनाने वाला, जो राउटर बनाने वाला है, स्विच बनाने वाला है, उसने अपने यहाँ पर एक इनपुट पोर्ट दे दिया कि ये भाई इसमें माइक्रोवेव का केबल आके लग जाएगा, और जब ये आके लग जाएगा तो मैं इसको, इसमें जो भी मटेरियल आएगा लेयर 1 पर वो मैं लेयर 2 पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो इस सेकंड वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। उसने बता दिया कि मेरे को इनपुट ऐसा चाहिए बस, बाद में आउटपुट तो मैं दे दूंगा, और मैं, मेरे को जो करना वो मैं करूंगा। इसके ऊपर में आता है राउटर। तो राउटर बनाने वाले ने भी कुछ ऐसा कर दिया कि राउटर वाले स्टैंडर्ड में ये दे दिया कि भाई मुझे तो ईथरनेट से चाहिए कोई भी चीज़ है। ईथरनेट पे अगर आएगा 802.3, ये अगर वो फॉलो करता है तो मैं उस इनपुट को लेके जहाँ आप बोलेगा वहाँ पहुँचा दूंगा। तो ये क्या हुआ, ये वर्टिकली भी स्केलेबल हो गया और हॉरिजॉन्टली भी। कैसे, आप जो बॉक्स है सैमसंग का लेके आ जाओ, या नोकिया का लेके आ जाओ, या फिर एलजी का लेके आ जाओ, हार्डवेयर जो है, मॉडर्न वाला हार्डवेयर जो है, या राउटर जो होम राउटर रहता है छोटा सा, जो आपके वाईफाई वाई मैक्स वाले राउटर, ये किसी भी कंपनी का लेके आ जाओ, इसके ऊपर की जो सर्विस प्रोवाइडर बनाना देने वाला है व्यक्ति, एयरटेल है, वो तीनों को दे देगा। तो ये 3 अलग कॉम्पिटिटर होने के कारण प्राइसिंग में फर्क पड़ गया, ठीक है। ये तीनों आपस में भी काम कर सकते हैं, एक उसकी लेके आ गया, एक मेरे लेके आ गया, एक नोकिया के लेके आ गया, तीनों अलग राउटर लेके आ गए, वो तीनों आपस में भी काम कर रहे हैं। उसके ऊपर जो वर्टिकल स्केलिंग कैसे हुई, उसके ऊपर की जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि उसके ऊपर लगने वाले सर्वर है, लेयर 7 पे अगर लगते हैं, वो सर्वर में ये लिखा हुआ है कि भाई मेरे को जो चीज़ चाहिए वो ये फला फला स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, मैं काम करूँगा। अब वो नीचे कितने 50 100 वेंडर ने बनाया, 100 वेंडर ने बनाया, उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये उसके बेनिफिट है। ओके, अब ये अब हम आ गए टीसीपी। जब से जो जैसे 73 में टीसीपी का निर्माण हुआ, और 78 के अंदर में उसको टीसीपी और आईपी में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो रहा था, और डेफिनेशंस के हिसाब से उन्होंने कि भाई एड्रेसिंग का काम जो रहेगा वो लेयर 3 वाले को दे देते हैं, और जो है बाकी रिलायबिलिटी का काम जो लेयर 4 पे दे देते हैं। तो ये उस प्रोटोकॉल के अंदर, प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या करता है। तो टीसीपी/आईपी का क्या है, ए लेयर ऑफ द टीसीपी/आईपी मॉडल इज बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस। तो ये जो चीज है, टीसीपी जो है, उसके अंदर में दोनों लोग हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड
एक दो सब प्रोटोकॉल हो गए समझ लेयर 4 पर, एक का नाम है टीसीपी और एक का नाम है यूडीपी। तो टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब कोई भी डेटा भेजने के पहले वो सारी बात तय कर लेता है अपने सामने वाले पीयर्स के साथ में, कि भाई मेरे जो सामान भेजाऊंगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो कितनी स्पीड से आएंगे, है ना। ये आपस में वो डिसाइड कर लेते हैं। और कितनी देर बाद मैं एक्नॉलेजमेंट की चिट्ठी एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, मेरे एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखा रहेगा, चेकसम में क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें टीसीपी पहले डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन कनेक्शन लेस का एग्जांपल क्या है उसी प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर में, यूडीपी। और यूडीपी कैसा है, एक लिफाफा आता है अपने देश में, रजिस्ट्री, एक होती है रजिस्ट्री और एक होता है लिफाफा। जो खुले वाले वो आते थे, जो ऐसे अभी भी आते हैं, आई थिंक मैंने काफ़ी साल से इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे चिट्ठी होती है, यहाँ पर एड्रेस लिखने के लिए ऑप्शन रहता है उसमें, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टाम्प 5 पैसे का लगा रहता था। पहले 5 पैसे का आता था, अब शायद 1 रुपए का होगा या 50 पैसे का हो गया होगा। यहाँ एड्रेस लिखो और खुले में ही इस पे उस तरफ के एरिया में आपको क्या लिखना है, आपको अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपने दोस्त को क्या लिखना है, वो इस लिफाफे पे, ऊपर लिफाफे पे आप लिख देते हैं, है ना। अ, चलो मैं इसको दिखाता हूँ, क्योंकि जो लोगों ने नहीं देखा है, दौर तो काफी चेंज हो गया, अब इंटरनेट का जमाना है, कौन ही देखेगा। तो मैं इसे दिखाना जरूरी इसलिए समझता हूँ, क्योंकि पता तो रहे हमें कि हमारे यहाँ ये भी चलते हैं। इंडियन पोस्ट लिफाफा, यदि इसका चित्र मिले तो मैं बताता हूँ आपको, इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि शायद ये इतिहास बन भी चुका होगा। हाँ, मिल गया मिल गया, देखो ये रहा न्यू शेयर। ये देखो चित्र, शेयर, ये बड़ी कमाल की चीज, ये दिख रहा है आपको, गांधी जी बने हुए 50 पैसे का आता है। तो ये, इसको हम इंटरनेट के साथ में बहुत बढ़िया से रिसेंबल कर सकते हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये है यहाँ एड्रेस लिखने का इस पे, और एक सेकंड, सॉरी, ओके, ये रहा देखो, ये रहा एड्रेस लिखने का। और यहाँ पर एड्रेस लिखने वाला पोर्शन हो गया, और ये इसकी साइड में जो कोरा पन्ना है वो आपका मैसेज के लिए है। अब इसको छोड़ के जो दूसरे आते हैं, रजिस्ट्री, 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 तो ये लिफाफे का क्या है, ये यूडी पे बेसिकली, ये पहुंचा तो पहुंचा, नहीं तो ये भी पहुंचा, ठीक है। और दूसरी जो होती है ये होती है रजिस्ट्री, इसके थोड़े भी ज्यादा पैसे लगते हैं। ये ऐसा है, कागज के अंदर पैक रहता है कि इसके मैसेज कोई नहीं पढ़ सकता, एड्रेस ऊपर लिखा रहता है। और इसकी डिलीवरी का ट्रैकिंग कभी आ जाएगा आपको, आपको मतलब पोस्ट ऑफिस वाले जब आपका ये डिलीवर हो जाएगा, जब आपका ये डिलीवर हो जाएगा लिफाफा, तो वो आपको बता भी देंगे कि ये पहुंच गया है। तो वो दोनों एकदम एक गुड एग्जांपल ऑफ टीसीपी। और तो टीसीपी वाले केस के अंदर बहुत सारी चीज़ें, रजिस्ट्री में क्या है, बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड है कि भाई 3 दिन में पहुंच जाएगा, फास्ट डिलीवरी चाहिए, फिर हवाई जहाज से भिजवाना है, डिलीवरी पहुंच गई तो आपके पास में एक मैसेज भी आ जाए कि भाई आपका सामान हमने डिलीवर कर दिया। लेकिन जो लिफाफा है ना, वो टिपिकली यूडीपी है, तो कौन उसको स्निफ कर रहा है, कौन उसको देख रहा है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा है, इसकी गारंटी भी नहीं, ठीक है। तो ये था टीसीपी आईपी का मॉडल। अब
मैंने ओएसआई पहले दिखाना चाहिए, ये रहे ओएसआई देखो। जिस ओएसआई मॉडल की हम बात कर रहे थे उसके अंदर में ये नीचे से चालू होता है फिजिकल, राइट, फिजिकल, उसके ऊपर आता है डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर आता है नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर आता है, ये वहाँ की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया हुआ था, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के ऊपर में आ जाता है आजकल के ज़माने का ऐप। बेसिकली ऐप जो है वो कंप्यूटर पे आपके क्लाइंट के ऊपर में रखा हुआ कोई एप्लीकेशन है जो कि डेटा स्ट्रीम बनाता है। फॉर एग्जांपल आप बैठकर टीम मीटिंग कर रहे हो जूम से, जूम हो गया आपका एप्लीकेशन। अब इसको नीचे से देखते हैं या ऊपर से देखते हैं, दोनों तरीके हो सकते हैं। ऊपर से देखते हैं हम, तो ये वीडियो बनाएगा, वीडियो बना के प्रेजेंट इसका फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल वीडियो के फॉर्मेट आपने MP04, MP MP4 AVG है, ऐसे काफ़ी सारे सुने होंगे। तो एक फॉर्मेट में प्रेजेंट करेगा वो। फॉर्मेट के बाद में यदि 4 अलग अलग सेशन है तो वो सेशन अलग से यहाँ पर होगा, डिसाइड होगा। उसके सेशन से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी जो रहेगी वो यहाँ पर से उसमें अटैच होगी। अब ये इसको बोलते हैं होस्ट टू होस्ट लेयर, रिलायबिलिटी। यही हम TCP के बारे में पढ़ा था, होस्ट टू होस्ट। और इसको बोलते हैं हम नेटवर्क टू नेटवर्क, जो जो कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली नेटवर्क के आखिरी नोड तक के। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होती है बिटवीन होस्ट टू होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा तो ये जब इसके पास आएगा, इसको सेगमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर जब यहाँ से तो वीडियो आ रहा था पूरा पूरा ऊपर से, यहाँ पहुँचते पहुँचते उसके फिर टुकड़े होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि असेंबली, रीअसेंबली एंड फ्रेगमेंटेशन यहीं पर होगा। तो उसको इतना बड़ा वीडियो आया था आपका, उसको वो फ्रेगमेंट बांटेगा, छोटे करेगा, इसको देगा। यहाँ पर एड्रेसिंग होगी, इसके ऊपर में एड्रेस, ग्लोबल एड्रेसिंग या लोकल एड्रेसिंग दोनों। यहाँ पर इस पे एड्रेस लेगा, इसको और तोड़ेगा यहाँ, और उसको बोलेंगे फिर पैकेट। फिर ये यहाँ से यहाँ आने के बाद में यहाँ CRC लगेगा और मैक एड्रेस लगेंगे, ये अपने पड़ोस तक पहुंचाने के लिए सिर्फ। ये हो गया इंडिया से अमेरिका पहुंचाने के लिए, और ये हो गया इंडिया के मेरे कंप्यूटर से अमेरिका के कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए। तो ये हो गई आपकी होस्ट टू होस्ट लेयर, दिख रहा है, ये हो गया आपके होस्ट टू होस्ट, ये नेटवर्क नेटवर्क, और ये हो गई जस्ट नेक्स्ट हो पड़ोसी के पास तक के। अब यहाँ तक डेटा लिंक तक जो आया है वो और टूटेगा, क्योंकि करंट से जाता ना हमारा, तो करंट से या ऑप्टिकल में लाइट के द्वारा हमारा ये वीडियो जाएगा इस जगह से उस जगह पर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा बाइनरी, ठीक है। जो कि जब बाइनरी बन जाएगा तो ये ले यहाँ के जो है उसके ऊपर में, सॉरी, यहाँ से यहाँ पर केबल, मतलब आई एज्यूम कि ये जो है, मैंने यहाँ भी 7 लेयर के बारे में दिखाया भी। अब TCP की बात करते हैं हम, TCP का भी ऐसे ही। तो TCP में क्या हुआ, सपोज ये हटा के हम इसको TCP कर देते हैं सीधे, ये रहा TCP, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं और TCP को देखते हैं। TCP में कैसा है, एप्लीकेशन के अंदर में सारे वो सेशन प्रेजेंटेशन सभी को एक ही साथ कर दिया, और इसका काम दे दिया जनरेट करना और रिक्वेस्ट करना। ट्रांसपोर्ट के अंदर में आ गया UDP और TCP। इसमें क्या क्या काम, इस्टेब्लिशमेंट एंड एरर फ्री डेटा
connection, split the data into smaller packet, obtained acknowledgement of the reception of the packet. और यहाँ क्या है, send the packet, इसका क्या काम है, send the packet, ensure that the packet are sent accurately, route data to the correct network तक पहुँचाने का काम इस लेयर का हो गया। इसके अंदर में ये आपके वहाँ की OSI मॉडल की लेयर 3 हो गई, और ये OSI मॉडल का लेयर 4 हो गया, 5 6 7 ये हो गया, और 1 और 2 जो है वो ये हो गया OSI मॉडल के। तो इस तरह के 4 बक्सों वाला इन्होंने बनाया, और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, ये वही चीज़ कंपेरेटिवली मैंने, चूंकि मैंने पहले मुझे OSI मॉडल बताना था आपको, तो मैं पहले इस स्लाइड पे आ गया था। ये है, ये तीनों के लिए एक हो गया, होस्ट टू होस्ट के लिए ये हो गई, नेटवर्क टू नेटवर्क के लिए हो गई, और इंटरमीडिएट होस्ट के लिए, इंटरमीडिएट डिवाइस के लिए, इक्विपमेंट के लिए हो गया। ठीक है, अभी इन दोनों प्रोटोकॉल के बीच की, प्रोटोकॉल स्टैक के बीच की सिमिलरिटी क्या है? सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इनटू ए इजी टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, आसान कर दिया है इसको समझने के लिए, आसान हो गया। इन रेफरेंस मॉडल को देख के आप कम्युनिकेट कैसे करता है ये समझ गया आ रहा है आसानी से। अलाउ वेंडर टू इंटरऑपरेट, अलग अलग वेंडरों को की इंटरऑपरेटिविटी बन गई इससे। प्रोवाइड द एबिलिटी टू आइसोलेट प्रॉब्लम फ्रॉम वन लेयर टू, तो यदि फिजिकल लेयर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो डाटा लिंक लेयर वाले को पता चल जाता है कि प्रॉब्लम फिजिकल लेयर की। जब उसको पता चल जाता तो फिजिकल लेयर वाला काम करके फिजिकल लेयर ठीक कर देता। अगर लेयर नहीं होता, सारे लोग मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते तो यही नहीं पता चलता कि हम किस जगह पर हमें काम करना बंद करना और हमारे दूसरे सहयोगी काम करना चालू करना, हम सारे ही काम कर रहे होते हैं। अलाउ अ मॉड्यूलर प्लग एंड प्ले फंक्शनलिटी, तो मॉड्यूलरिटी के कारण क्या, प्लग एंड प्ले आ गया कि मैंने फिजिकल मार्केट से उठा के लेके आया, मुझे पता है कि ये फलाना वाला है जो है एक्स वाला स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है, तो घर लेके आया तो वो चीज़ जो है दूसरे ऑपरेटर के ऊपर में वो भी चीज़ चल जाएगी स्टैंडर्ड। और प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट लेयर डिज़ाइन। तो यहाँ तक आई बिलीव हमारा सेशन काफ़ी बड़ा हो गया। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 इसके बाद में, वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट चैप्टर जो था वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली हिस्ट्री से ये होता है कि हमें थोड़ी समझदारी आ जाती है टेक्नोलॉजी को और समझने के लिए, इसलिए हमने इतना बड़ा इसको सेशन को रखा। इसके बाद के जो चैप्टर है वो प्योरली टेक्नोलॉजी बेसिस पे हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको अगर इसमें कुछ खराब भी लगा होगा तो आप बाकायदा मुझे बता सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर, जो कि Gmail CHNDRASHAKHER ठीक है जी। और वीडियो पसंद आए, किसी को नेटवर्किंग के बारे में कुछ समझना हो, इतिहास उसका समझना हो, तो आप इस सेशन को शेयर शेयर कर सकते हैं। और लाइक करना तो आपकी इच्छा है, अगर आपको सच में पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं, परंतु शेयर जरूर करें, किसी को ज्ञान देने में ये आपको एक हेल्पफुल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।